क्या आप जानते हैं कि स्कैंडिनेवियंस अपने बच्चों को बर्फीली ठंड में बाहर क्यों सुलाते हैं? या फिर उस विशालकाय डैम के बारे में कुछ जानते हैं जिसने अपने आसपास के मौसम को ही बदल कर रख दिया था? अच्छा, ये नहीं तो ये तो जानते होंगे कि आजकल कुछ भी छूने पर करंट का झटका क्यों लग रहा है। नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जानेंगे इनके अलावा भी ऐसा बहुत जो बना देगा आपको पहले से ज्यादा सजग और समझदार। तो बांध लीजिए अपनी अपनी कमर पेटियां एक बार फिर, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि कहीं आपको झटका न लग जाए। लेकिन वीडियो शुरू करें उससे पहले एक क्विक अपील कि वीडियो दमदार लगे तो शेयर करना और आगे भी देखते रहने के लिए फैक्टिफाइड हिंदी को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस ऑन याद से कर लेना। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के लोग अपने बच्चों को जमा देने वाली ठंड में भी बाहर सुलाते हैं, और वो ऐसा उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए करते हैं। अब अपने यहाँ के नाजुक पेरेंट्स इसे पागलपन समझ सकते हैं, लेकिन ये वहाँ का एक पुराना ट्रेडिशन है जिसमें बच्चों को ठंडी हवा और कभी-कभी तो बर्फीले मौसम में भी बाहर सुलाया जाता है। स्कैंडिनेवियंस का मानना है कि ये ताजी ठंडी हवा उनके बच्चों के लिए अच्छी होती है। It's quite usual to leave the kid in front. It's safe, and I trust that other people are also looking out for her. ये उनके इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है और इस सांस की तकलीफों को कम करती है। वहाँ के लोगों के लिए ये नॉर्मल सी बात है, और वो अपने छोटे बच्चों को ट्रेन या फिर स्ट्रॉलर में सुलाकर घर के बाहर बालकनी या फिर गार्डन में छोड़ देते हैं, चाहे मौसम कितना ही ठंडा क्यों ना हो। ये बच्चे गर्म कपड़ों या फिर स्लीपिंग बैग में अच्छे से कवर्ड होते हैं और सिर्फ उनका चेहरा ही खुला रहता है ताकि वो सांस ले सके। अब दोस्तों, ये आपको अजीब लग सकता है, लेकिन उनके पूर्वज ये सदियों से करते आ रहे हैं। फैक्ट नंबर 2, दुनिया के एक सबसे ठंडे इलाके साइबेरिया की लेक बाइकल में जब तापमान हद से ज्यादा गिर जाता है, तब यहाँ एक रेयर फिनोमिना देखने को मिलता है। इस झील के पत्थर ग्रेविटी को डिफाई करते हुए बर्फ की टांगों पर लेक से बाहर निकलकर हवा में तैरते नजर आते हैं। इस इनक्रेडिबल फिनोमिना को नाम मिला है बाइकलसन, जिसके नाम में ज़ेन शब्द जापानीज गार्डन्स में होने वाली स्टोन स्टैकिंग से आया है, जिसमें पत्थरों को एक दूसरे पर परफेक्टली बैलेंस किया जाता है। ये रेयर नजारा देखने को मिलता है सर्दियों के बर्फीले मौसम में, जब रात में चलने वाली तेज हवाएं झील में मौजूद फ्लैट पत्थरों को पानी की सतह के पास ले आती है और ये वहीं जम जाते हैं। अब फिर जब दिन में इन पत्थरों पर सूरज की तेज धूप पड़ती है तो ये पत्थर हीट एब्जॉर्ब करते हैं और यही हीट पत्थर के नीचे की बर्फ को पिघलाने लगती है। इसके बाद हवा साइड से पिघलने वाले पानी को उड़ा देती है, जिससे पत्थर के नीचे एक छोटा सा बर्फ का पिलर बन जाता है जो उसे सपोर्ट करता है, जबकि उसके आसपास की बर्फ पिघल चुकी होती है। तो दोस्तों, ये यूनिक कॉम्बिनेशन है कोल्ड टेम्परेचर, सनलाइट और विंड का, जो एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करके इस बाइकलसन फिनोमिना को जन्म देता है। फैक्ट नंबर 3, कार का दरवाजा छू लो तो करंट, टेबल से मोबाइल उठाओ तो करंट, किसी से हाथ मिलाने की कोशिश करो तो करंट। ऐसे में इन दिनों में हर कोई पूछता है, क्या भाई आजकल बड़ा करंट मार रहे हो? तो अगर कोई आपसे भी ये पूछे तो उसे बताना स्टैटिक चार्ज या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो वैसे तो 7th-8th क्लास में हर किसी को पढ़ाई जाती है, लेकिन ज्यादातर विज्ञान की तरह हम इसे भूल जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें भी वही साइंस काम करती है जिसका एक्सपेरिमेंट हम बचपन में स्केल और पेपर पीसेस के साथ किया करते थे। तो पेपर के छोटे छोटे पीसेस के ऊपर सर पर रब किया हुआ स्केल अगर घुमाया जाए तो पेपर पीसेस स्केल से चिपकने लगते हैं। अब दोस्तों, किसी भी तरह का चार्ज हो, वो और कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही होता है, जिसके लिए उसे कांटेक्ट या फिर फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है, जिसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स एक बॉडी से दूसरी में ट्रांसफर होकर उसे नेगेटिवली चार्ज करते हैं। अब गर्म सूखे मौसम में एटम्स में मौजूद इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी हाई रहती है और वो किसी भी चीज की सतह के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स जब रबिंग या फिर कांटेक्ट में आने की वजह से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं तो शॉक लगता है, जैसा आजकल हम में से कई लोगों के साथ हो भी रहा है। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 4, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चाइना ने एक इतना बड़ा डैम बनाया है जिसने न सिर्फ उस इलाके का मौसम बदल दिया बल्कि पृथ्वी की रोटेशन पर भी असर डाला है। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा डैम, थ्री गॉर्जेस डैम, जो चीन की यांगजी नदी पर बना है। अब जब डैम इतना बड़ा है तो रेजरवायर यानी कि पानी की झील कितनी बड़ी होगी इसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। 1000 स्क्वायर किलोमीटर्स, ये है इस विशालकाय झील का साइज, जिसके चलते सराउंडिंग एरियाज में ह्यूमिडिटी बढ़ गई, टेम्परेचर में बदलाव आए और फॉग और रेनफॉल के पैटर्न्स में तब्दीली देखी गई। साइंटिस्ट ने बताया कि इसी रेजरवायर में होने वाले इवेपोरेशन ने लोकल वेदर को ज्यादा ह्यूमिड और अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। इसके अलावा थ्री गॉर्जेस डैम ने यांगजी रिवर के नेचुरल फ्लो को रोक दिया है, जिससे डाउनस्ट्रीम एरियाज में जहां पानी की कमी हो गई है, वहीं अपस्ट्रीम में फ्लडिंग का खतरा पहले से बढ़ गया है। 2000s में जब ये डैम बन रहा था, डाउनस्ट्रीम एरियाज जैसे शंघाई के पास से सूखा पड़ा था और लोगों ने इस डैम की कंस्ट्रक्शन को ही इसका जिम्मेदार ठहराया था।
यही कारण है कि चाइना के लोगों के लिए भी ये डैम एक मिक्स्ड फीलिंग वाला टॉपिक है। एक तरफ जहां ये 22,500 मेगावाट बिजली जनरेट करता है, वहीं दूसरी तरफ इसने 13 लाख लोगों को डिस्प्लेस किया था और वर्ल्ड एनवायरनमेंट के लिए नए चैलेंजेस पेश किए हैं। इसे भी नकारा नहीं जा सकता। ये डैम मॉडर्न साइंस का एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल है जो साइंस, इंजीनियरिंग और नेचर के इंटरप्ले को दिखाता है, अच्छे और बुरे दोनों तरीके से। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, सोशल मीडिया पर अप्रैल फूल के दिन ये वीडियो खूब वायरल हुआ, जिसमें जम्बू द्वीप के सबसे बड़े एनिमल लवर अनंत बाबा जब अपनी पदयात्रा के दौरान चिकन से भरा एक ट्रक देखते हैं तो उनका मोम जैसा दिल पिघल जाता है और वो उस पर सवार सभी ब्रॉयलर चिकन्स को डबल पैसा देकर रेस्क्यू कर लेते हैं। जी, અને બધાને પાલ આનો માલિકને પૈસા પણ આપી દેજે અને બધાને પાલી લે। अब इतना होना था कि सभी मीडिया और पीआर एजेंसीज ने इस वीडियो को ये कहकर हर जगह चला दिया कि देखिए कितना बड़ा है अनंत अंबानी का दिल, जबकि सच तो ये है कि इन ब्रॉयलर मुर्गियों का जन्म ही हुआ है किसी की प्लेट का चिकन टिक्का बनने के लिए। जी हाँ, ब्रॉयलर्स खुद ब खुद पैदा नहीं होते, बल्कि इन्हें आर्टिफिशियली ब्रीड किया जाता है, और वो भी मैक्सिमम मीट के लिए, न कि लॉन्ग लाइफ स्पैन के लिए। अगर नहीं जानते तो बता दूं कि एक ब्रॉयलर चिकन को 30 से 50 दिन में जब वो 2-3 किलो का हो जाता है तब स्लॉटर कर दिया जाता है, और यही इनका कमर्शियल लाइफ स्पैन है। लेकिन मान लो इन्हें स्लॉटर ना भी किया जाए तब भी ये 6 महीने या 1 साल से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जेनेटिक्स ही ऐसी होती है कि ये तेजी से ग्रो तो कर सकते हैं, लेकिन इसी वजह से इनकी बॉडी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए फिट नहीं होती। इसीलिए अनंत भाई के इस एक्ट को बेवकूफी कहना तो शायद ज्यादा हार्श हो जाए, लेकिन ये एक्ट एक इनकंसिस्टेंट नैरेटिव दिखाता है जो इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने वालों के लिए काफी होता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसके जमकर चटकारे लिए, और ले भी क्यों ना। ब्रॉयलर चिकन को रेस्क्यू करने वाले अंबानीज के ही वनतारा में, जहां हर दिन क्विंटलों के हिसाब से चिकन और मीट शेर, बाघ और दूसरे जंगली जानवरों को परोसा जाता है। इसीलिए कंपैशन और प्रैक्टिकलिटी के बीच के क्लैश की ये कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारा दिमाग मिरर्स को फोटो से ज्यादा प्रेफर क्यों करता है? अगर नहीं तो बता दूं कि मिरर्स एक 3D एक्सपीरियंस देते हैं, जबकि फोटोज होती हैं 2D। हम दुनिया को 3D में ही देखते हैं, और मिरर्स में दिखने वाली इमेज की डेप्थ परसेप्शन और फैमिलियरिटी रियल वर्ल्ड व्यू से मिलती जुलती है। मिरर्स में हमारा रियल टाइम 3 डायमेंशनल रिफ्लेक्शन दिखता है, जिसमें हम अपने चेहरे के एंगल, मूवमेंट्स और एक्सप्रेशंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। शीशे में दिखने वाला ये 3D व्यू हमारे ब्रेन के लिए ज्यादा इंट्यूटिव होता है। वहीं फोटोज ऑन द अदर हैंड एक फ्लैट 2D इमेज होती है जो एक फ्रोजन मूवमेंट को कैप्चर करती है। इसमें वो डेप्थ या फिर डायनामिक फील नहीं होती जो मिरर्स में होता है। प्लस मिरर्स में हम अपना लेफ्ट राइट फ्लिप्ड वर्जन देखते हैं जो हमारे लिए ज्यादा फेमिलियर है, जबकि फोटोज में ये फ्लिपिंग नहीं होती। साइंस के हिसाब से हमारा ब्रेन विजुअल प्रोसेसिंग के लिए ऑक्सीपिटल लोब और फ्यूजिफॉर्म फेस एरिया का इस्तेमाल करता है, जो चेहरों को रिकॉग्नाइज करने में एक्सपर्ट है। मिरर से निकलने वाली रियल टाइम 3D आउटपुट इन एरियाज को ज्यादा नेचुरली स्टिमुलेट करती है कंपेयर टू ए स्टैटिक 2D फोटो, और इसीलिए मिरर्स में खुद को देखना ज्यादा अच्छा या कंफर्टेबल लगता है। फैक्ट नंबर 7। हर साल अप्रैल फूल के दिन हम अपने दोस्तों, जानने वालों को प्रैंक करने की एक से एक तरकीबें लगाते हैं जो सबको खूब हंसाती हैं। लेकिन कभी कभी बड़े बड़े साइंस हॉटशॉट्स लाइक नासा भी दुनिया के साथ ये अप्रैल फूल मनाते नजर आए हैं। लाइक ऑन 1 अप्रैल 2005 जब नासा ने कहा कि उन्होंने मार्स पर पानी ढूंढ लिया है। साइंस की पूरी दुनिया एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि ये इंसान के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन फिर जब नासा ने अपनी एस्ट्रोनॉमी पिक्चर ऑफ द डे वेबसाइट पर अप्रैल फूल के दिन ये फोटो अपलोड की, जिसमें एक मार्स की बार पर पानी से भरा ग्लास रखा था, तो लोगों के हंस हंस के आंसू निकल गए। अब ये पानी मार्स पर तो था, लेकिन लोगों की नासा से एक्सपेक्टेशन कुछ और ही थी। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, ऐसा कम ही होता है जब सत्ता और सत्ता पर सटायर करने वाले ये दोनों एक ही बात करें, लेकिन हाल में कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब कॉमेडियन कुणाल कामरा और यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल ये दोनों ही अलग अलग मौकों पर इंडियन स्टार्टअप्स और कंपनीज के अप्रोच को क्वेश्चन करते नजर आए। इनके मुताबिक इंडियन कंपनीज इनोवेट करने की जगह बेचने और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स पर ज्यादा फोकस करती हैं। कुणाल कामरा ने अपने शो नया भारत में इंडियन स्टार्टअप्स के पास ग्लोबल लेवल पर कम्पीट करने वाली टेक्निकल इनोवेशन की कमी को कुछ इस तरह पॉइंट आउट किया था। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने AI ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। इससे कुणाल का मतलब था कि जब चाइना AI जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में दुनिया को लीड कर रहा है, तब इंडिया के ज्यादातर स्टार्टअप्स सुपरफिशियल या फिर लो इम्पैक्ट प्रोडक्ट्स जैसे एस्ट्रोलॉजी एप्स पर काम कर रहे हैं, जो कंपनी के लिए सेल्स तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये देश को टेक में लीडर नहीं बना सकते।
वहीं पीयूष गोयल ने भी स्टार्टअप महाकुंभ 2025 के दौरान इंडियन कंपनीज को एक रियलिटी चेक दिया। उन्होंने कहा कि इंडियन स्टार्टअप्स ज्यादातर फूड डिलीवरी एप्स, इंस्टेंट डिलीवरी, बेटिंग एप्स या फिर फैंसी आइसक्रीम जैसी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, जबकि चाइना एआई, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनोवेट कर रहा है। गोयल का कहना था कि ये स्टार्टअप्स अनएम्प्लॉयड यूथ को डिलीवरी बॉयज जैसे चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि इनको चाहिए डीप टेक या फिर फ्यूचर ओरिएंटेड सॉल्यूशंस पर काम करना, जो यूथ को स्किल देने के साथ साथ देश को भी ग्लोबल टेक रेस में आगे ले जा सके। अब दोस्तों, भले ही इन दोनों का ही बात करने का लहजा अलग अलग हो, लेकिन बात तो ये एक ही कर रहे हैं। तो कहीं अगर आपको लगता हो कि इंडियन स्टार्टअप्स में इनोवेशन की कोई कमी नहीं, तो पिछले 20 सालों में हमने दुनिया को कौन कौन सी टेक्नोलॉजी दी है, उनके नाम कमेंट्स में लिखने की कोशिश करना। फैक्ट नंबर 9, दुनिया को हॉटमेल नाम की पहली वेब बेस्ड ईमेल सर्विस देने वाले इंडियन अमेरिकन टेक एंटरप्रेन्योर सबीर भाटिया का मानना है कि इंडिया का जीडीपी कैलकुलेशन सिस्टम ही फ्लॉड है और हमें अपनी असली जीडीपी पता ही नहीं। जी हाँ, एक पॉडकास्ट में भाटिया ने इंडियन मॉडल को यूएस के कॉन्ट्रास्ट में कंपेयर करते हुए बताया कि जहाँ यूएस में इकोनॉमिक वैल्यू टाइम स्पेंट वर्किंग और उससे निकले आउटपुट से डिसाइड की जाती है और हर काम के आवर्ली रेट्स फिक्स हैं, वहीं इंडिया में प्रोग्रेस काम की जगह पैसे की ट्रांजैक्शंस देखकर कैलकुलेट होती है। माने कि जैसे यूएस में हर वर्कर अपने वर्किंग आवर्स और रेट्स के हिसाब से टैक्स पे करता है और जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, वहीं इंडिया में टैक्स सिर्फ इस चीज पर निर्भर करता है कि आप घर में पैसा कितना लेकर आते हैं। भाटिया का मानना है कि प्रोग्रेस के लिए आवर्स ऑफ एफर्ट लगते हैं, ट्रांजैक्शंस नहीं, और प्रपोज करते हैं कि इंडिया को अपनी ट्रू जीडीपी रिफ्लेक्ट करने के लिए आवर्ली बेस्ड वर्क कल्चर अडॉप्ट करना चाहिए, जो सभी प्रोफेशंस में स्टैंडर्डाइज्ड हो। इससे न सिर्फ टैक्सेशन में ट्रांसपेरेंसी आएगी, बल्कि ये इंडियंस में, खासकर यूथ में, एक सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन भी डेवलप करेगी, जो इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। खैर, क्या आप भी सबीर भाटिया की इन रिकमेंडेशन से इत्तेफाक रखते हैं और इंडिया में भी आवर्ली वेज सिस्टम लाना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें। खैर, अब बढ़ते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फैक्टिफाइड हीरोज। तो आज की कहानी है यूपी मेरठ के रहने वाले मनिंदर सिंह की, जो वैसे तो अपनी वाइफ के साथ एनिवर्सरी मनाने कश्मीर गए थे, लेकिन वहाँ उन्हें मिली एक ऐसी प्रॉब्लम जिसने उनकी लाइफ के मकसद को ही बदल कर रख दिया। श्रीनगर की डल लेक तो आपने भी देखी होगी, रियल में नहीं तो फिल्मों या वीडियोस में ही सही। तो हुआ क्या कि पेशे से बिजनेसमैन मनिंदर 2013 में जब डल झील घूमने गए तो पानी में उग रही बेतहाशा लेक वीड्स को देखकर परेशान हो गए, क्योंकि वो डल की खूबसूरती को खराब करने के साथ साथ वहाँ के लोकल इकोसिस्टम के लिए भी खतरा थी। झील के पानी में उग रहे इन एक्वेटिक प्लांट्स की सफाई और डिस्पोजल का कोई इफेक्टिव सॉल्यूशन नहीं होता देख मनिंदर ने चीजें अपने हाथों में लेने की ठानी और वो वीड के कुछ सैंपल्स अपने साथ दिल्ली लेकर आए। इन सैंपल्स को टेस्टिंग के लिए गुड़गांव, नोएडा और फिर स्वीडन तक भेजा गया, जिसके बाद पता चला कि इस प्लांट बेस में कार्बोहाइड्रेट की अच्छी खासी मात्रा थी और इससे रिच ऑर्गेनिक खाद बनाई जा सकती है। इसी इंसाइट के साथ मनिंदर ने 2016 में क्लीन एफएनटेक ग्रुप की शुरुआत की और लोकल अथॉरिटीज और फिर स्टेट गवर्नमेंट की मदद से 2022 तक लेक के पास ही 12 एकड़ लैंड सिक्योर की, जहां खाद बनाने की ये मशीनरी लगनी थी। मार्च 2024 में पीएम मोदी ने इसका वर्चुअल इनॉग्रेशन खुद किया था, जिसके बाद से लगभग 21 ट्रक्स अप्रैल से दिसंबर के महीनों में लेक से ये वनस्पति ढो ढोकर इस प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाते हैं और इसकी खाद बनाकर अपने 300 डेडिकेटेड पार्टनर्स की मदद से मनिंदर इन्हें कश्मीर के बागवानों को बेचते हैं। तो दोस्तों, मनिंदर सिंह जैसे रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स को हमारा भी सलाम। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द मीम्स ऑफ द वीक। तो आज का पहला मीम है ये चाइनीज एआई वीडियो, जिसमें अमेरिका की री इंडस्ट्रियलाइजेशन को इमेजिन किया गया है। And the music, it makes it even better. और इस आखिरी मीम का क्रिएटर है आज की दुनिया का वर्ल्ड लीडर, who claims कि all world leaders are kissing his ass. Because I'm telling you, these countries are calling us up, kissing my ass. They are dying to make a deal. Please, sir, make a deal. I'll do anything, sir. जबकि सच ये है कि ट्रंप ने अमेरिका को बर्बाद करके रख दिया है। वो कैसे, तो ये बताऊंगा आपको आने वाली एक डिटेल्ड वीडियो में, जिसके लिए आपको जुड़े रहना होगा फैक्टिफाइड के साथ। तो अगर यहाँ तक बने हुए हो, कमेंट्स में आपके फीडबैक, सजेशंस आर वेलकम। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूँ और ट्राई करता हूँ कि बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए लेकर आऊँ। तो जल्दी ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।